Good evening, guys. Welcome and welcome back to my class. I hope you all are doing well in your life और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के साथ आप लोगों के मोटिवेशन से हमने बहुत सारा टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। उसमें भी इंग्लिश लॉ में क्या होता है और इंडियन लॉ का क्या कनेक्शन है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो हमने कल के क्लास में पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने 4 एक्सेप्शंस भी कंप्लीट किए थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कहाँ अप्लाई नहीं होता अंडर इंडियन लॉ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास शुरू करते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे मौसम अच्छा ही है, बारिश हो रही है, तो गर्मी है नहीं, तो पढ़ने का मन तो बहुत ही है। आई होप आप लोगों का भी होगा शायद। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे क्लास को देख रहे हैं। आई वांट टू नो। और इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज इट रियली मोटिवेट्स मी कि मैं फिर से एक नया क्लास लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरी इस क्लास से किसी को शायद कुछ हेल्प मिल रहा होगा इस लॉ सेक्शंस में, क्योंकि मैं जब लॉ पढ़ती थी तो मुझे भी बहुत ऐसा कन्फ्यूजन होता था कि ये क्या होगा वो क्या होगा। तो हमेशा तो ये पॉसिबल होता नहीं है कि हमेशा मैं टीचर को बोलूँ कि ऐसा बोलूँ कि ये कैसे होता है वो कैसे होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आए, क्योंकि लॉ अगर हम समझ ही नहीं पाए तो वो हम चाहे वो प्रैक्टिस करें कि इंटर्नशिप करें कि और फर्दर स्टडीज़ में जाए, तो बेस हम लोगों को मजबूत बनाना है। अगर बेस ही हमारा सही नहीं है तो इसमें हम कुछ भी नहीं बना सकते उसके बेसिस पे। तो आई होप हमें अब हमारा बेस को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत बनाना है। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा सही तरीके से एक्चुअली है क्या लॉ। तो बहुत सारा आई होप मैंने डायलॉग दे दिया, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो कल के क्लास में ऑलरेडी हमने 4 प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, तो 4 एक्सेप्शंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो मैं फिर से एक रिवीजन कर लेती हूँ एक्सेप्शंस का, तो वो अच्छा होगा, फिर हम बाकी का एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंडर इंडियन लॉ द फर्स्ट एक्सेप्शन इज़ द बेनिफिशियरीज इन द केस ऑफ ट्रस्ट। तो एक ट्रस्ट में जो बेनिफिशियरी होता है तो उसका वो स्ट्रेंजर होता है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी कोई पार्ट नहीं है, लेकिन वो बेनिफिशियरी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्यू कर सकता है। मतलब अपना जो राइट है, बेनिफिशियरी का जो राइट है वो क्लेम कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, एनफोर्स हिज राइट ऑन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उसके पास राइट होगा कि वो अपना राइट को एनफोर्स करा सके, तो ही इज़ अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी है कि क्वासी ट्रस्ट है, ये तो समझ में आएगा ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, हम ऐसे ही नहीं बता सकते कि ये हमारा ट्रस्ट प्रॉपर्टी है कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी नहीं है। अब मानो ट्रस्ट प्रॉपर्टी में हमने एक चार्ज क्रिएट कर दिया, तो चार्ज क्रिएट कर देने से जिसके लिए हमने चार्ज क्रिएट किया है उसको राइट मिल जाएगा कि वो अपना राइट को एनफोर्स कराए, तो ही इज़ अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने एक केस लॉ पढ़ा था, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम 1910 का केस था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हुसैनी बेगम जो प्लेंटिफ था उनके बेटरमेंट के लिए उन हुसैनी बेगम के पापा और ख्वाजा मोहम्मद दोनों मिलके ये डिसाइड किया था कि अगर ख्वाजा मोहम्मद के बेटे के साथ हुसैनी बेगम का शादी हो जाएगा तो हुसैनी बेगम को पर मंथ 500 रुपये करके मिलेगा। इस प्रॉमिस से ख्वाजा मोहम्मद ने ये भी बोला कि मैंने एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी को सेट असाइड कर दिया है जिससे वो 500 रुपये जाएगा। अब हुसैनी बेगम का शादी हो गया ख्वाजा मोहम्मद के साथ, लेकिन शादी होने के बाद ख्वाजा मोहम्मद ने अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। अब ऑब्वियसली है हुसैनी बेगम केस करेगा, तो केस कर दी। तो इसमें ख्वाजा मोहम्मद ने
ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी को सेट असाइड करके रखा था, जिसमें ये मेंशन किया था कि इससे जो इनकम जनरेट होगा वो जाएगा हुसैनी बेगम के पास। तो ये एक चार्ज क्रिएट हो गया ऑन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका राइट वो हुसैनी बेगम एनफोर्स करा सकती है कि वो जो चार्ज क्रिएट हुआ था वो मुझे मिलने वाला था, वो पैसा मुझे मिलने वाला था, तो मैं तो उसका हकदार हूँ, दो आई एम अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उसके बेटरमेंट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट को तैयार किया गया था। तो वो तो स्ट्रेंजर था, लेकिन उसके पास वो राइट है कि वो एनफोर्स करा सके अपना राइट को, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज क्रिएट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार ये रहा हमारा ट्रस्ट प्रॉपर्टी में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी अप्लाई नहीं होता। सेकंड एक्सेप्शन हमारा रहा कि इन केस ऑफ मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर अरेंजमेंट कुछ भी हो, तो उसमें भी जो बेनिफिशियरी है वो अपना राइट को एनफोर्स करा सकती है, दो ही और शी इज़ अ बेनिफिशियरी टू दैट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब घर में ऐसे जितने सारे मेल मेंबर्स हैं उन लोगों के बीच ये बातचीत हो रहा है कि घर में शादी है बेटी की, तो ऐसे ऐसे करके हम जितना सारा एक्सपेंसेस है उसको हम करेंगे। लेकिन बाद में कुछ हो गया कि जितने मेल मेंबर्स थे, मतलब मानो पापा और भैया के बीच ऐसा कुछ हो गया कि दोनों ही अभी तैयार नहीं है कि एक्सपेंसेस को हम उठाएं। तो जिस लड़की का शादी होने वाला था वो तो रुक जाएगा। तो इसमें उस लड़की जिसका शादी होने वाला था वो है बेनिफिशियरी, क्योंकि उसके शादी के लिए ही, एक्सपेंसेस के लिए ही तो दोनों भैया और पापा के बीच तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, एग्रीमेंट हो रहा था। तो तब वो लड़की जिसके एक्सपेंसेस, शादी के एक्सपेंसेस के लिए वैसा एग्रीमेंट हो रहा था बिटवीन द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो वो तब अपना राइट को एनफोर्स करा सकती है, ठीक है। तो शी इज़ अ बेनिफिशियरी टू दैट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये रहा हमारा सेकंड एक्सेप्शंस। अब थर्ड एक्सेप्शंस क्या बताता है कि एक्नॉलेजमेंट vis-a-vis एस्टॉपल। तो मतलब जब किसी इंसान ने ऑलरेडी ये एक्नॉलेज कर दिया, मान लिया कि हाँ ऐसा राइट है, उसके पास ये बाद में एनफोर्स करा सकता है अपने राइट को इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तब जिसने एक्नॉलेज किया है ये बात को कि हाँ उसके पास राइट है, वो एनफोर्स करा सकता है इस राइट को, तो वो फिर बाद ये मुकर नहीं सकता बाद में कि ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था। मतलब ए ने बी से कुछ पैसा लिया, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कुछ पैसा लिया, अब वो पैसा ए को देना था सी को, ठीक है। तो सी को ये बात पता था कि ए बी से पैसा लिया, जो पैसा मुझे मिलने वाला है। तो ए ने इस बात को मान भी लिया कि हाँ मैंने बी से पैसा लिया और ये पैसा मैं सी को दूंगा, ठीक है। उसने रिसिप्ट भी कर लिया कि हाँ मैं बी से पैसा लिया, अब ये पैसा मैं सी को दूंगा। लेकिन बाद में कुछ भी सिचुएशन में ए ऐसा नहीं कह सकता कि वो पैसा नहीं लिया था बी से और वो पैसा सी को नहीं देगा। मतलब सी ए से पैसा नहीं ले सकता, ये ए कभी भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो ए ने तो ऑलरेडी ही पहले मान लिया कि हाँ मैं बी से पैसा लिया हूँ और ये पैसा मैं सी को दूंगा, तो ऑलरेडी ए ने ये मान ही लिया है, तो बाद में ए इससे मुकर नहीं सकता, ठीक है। अब फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ हमारा है असाइनमेंट ऑफ राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्टी है, जब एक पार्टी तीसरे पार्टी को अपना राइट असाइन करता है, तब उस तीसरे पार्टी के पास राइट आ जाता है कि वो अपना राइट इन्फोर्स कराए, ठीक है। तो ये हम देखते हैं इन केस ऑफ नॉमिनी। तो बैंक अकाउंट में हम नॉमिनी करते हैं, तो जब जिस इंसान का बैंक अकाउंट है जब तक वो जिंदा है तब तक नॉमिनी का कुछ काम नहीं है। तो ये व्यक्ति को ऐसा मान के ही हम नॉमिनी को बनाते हैं कि इस व्यक्ति जब जिंदा नहीं रहेगा तब इस अकाउंट का वो नॉमिनी मालिक हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, जिस आदमी का वो अकाउंट था वो अपना राइट मतलब मरने से पहले ही नॉमिनी को दे दिया है, लेकिन नॉमिनी उसको यूज़ कब करेगा, उसके मरने के बाद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द थर्ड पार्टी। नॉमिनी पहले कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं था, उसको बाद में राइट दिया गया,
कि मेरे मरने के बाद नॉमिनी यहाँ पे सब कुछ करेगा। तो राइट मिला नॉमिनी को, तो अब नॉमिनी वो राइट को एनफोर्स करा सकती है। तो नॉमिनी पहले से ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं था, उसको बाद में पार्टी बनाया गया बाय दैट असाइनिंग ऑफ राइट। ठीक है, राइट को असाइन करने के बाद उसको पार्टी बनाया गया नॉमिनी को। ठीक है, अब ये तो रहा जब दोनों इंसान के बीच ऐसे ही हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि लॉ ही तीसरे पार्टी को असाइन करता है, मतलब राइट देता है ओरिजिनल पार्टी से। ठीक है, कब देता है? जब एक आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है तब कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट करता है कि जो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया है, अब उसका जितना सारा कारोबार है, जितना सारा प्रॉपर्टी है, जितना एस्टेट है, जो भी है, अब तुम रिसीवर देखोगे उसके बदले में। ऐसा कोर्ट करता है। सीपीसी में हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़े हैं, तो जब हम सीपीसी पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को फिर से हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी रिसीवर तो यही करता है। तो इसको रिसीवर को अपॉइंट कौन करता है? कोर्ट करता है। तो कोर्ट खुद असाइन कर रहा है राइट को कि तुम इसको मैनेज करोगे। तो रिसीवर के पास ऑलरेडी राइट आ गया, अब वो अपना राइट को एनफोर्स करा सकती है। ठीक है, तो इन दोनों केस में हमने देखे कि कब लॉ हमें असाइन करता है राइट, और कब एक पार्टी तीसरे पार्टी को राइट असाइन करने के बाद उस पार्टी का पावर आ जाता है कि वो भी अपना राइट को एनफोर्स कराए। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे आया, थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर है, तो वो अपना राइट को एनफोर्स करा सकती है। तो इन दोनों ही केस में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्ट्रिन लागू नहीं होगा। आई होप इतना दूर समझ में आया। ठीक है, अब 5th नंबर एक्सेप्शंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। अब एजेंट के द्वारा जब हम कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, तो एजेंट मतलब क्या है? किसी के बिहाफ में वो काम कर रहा है। तो एजेंट को भी किसी ने राइट दिया है कि तुम मेरे बिहाफ ये काम करो। ठीक है, the principal can enforce the contract entered into by an agent on his behalf, provided the act of the agent has been an intra-virus act, as well as he has acted in the name of the principal during the course of his business. तो जब एक बिजनेस है, तो मानो एक बिज़नेस का 6 जगह या फिर 10 जगह आउटलेट है, मुंबई पे है, दिल्ली पे है, लखनऊ पे है, मानो पंजाब में है, फिर साउथ में भी है। तो एक आदमी के लिए इतनी सारा जगह एक साथ ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, तो वो अपने बिहाफ में एजेंट को असाइन करता है कि तुम यहाँ मेरे बिहाफ पे जाओ, फिर जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। तो तुम साइन करोगे तो मतलब है मेरा इसमें कंसेंट है, तुम मेरे जगह जाके इसको तुम कंप्लीट करके लाओ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट को अपना राइट असाइन कर रहा है कि तुम मेरे बिहाफ पे तुम जाओगे, तो तुम जो भी काम कर रहे हो वो मेरे कंसेंट से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि तुमको कुछ परमिशन नहीं मिला, तुमको कुछ राइट हमने ऑथराइज नहीं किया, उसके बावजूद तुम ये सब काम कर रहे हो। नहीं, तुमको हमने राइट दिया, राइट असाइन किया कि तुम मेरे बिहाफ पे जाके तुम इसको कंप्लीट करके आओ। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो काम प्रिंसिपल ने ही किया है। ठीक है, द रूल अंडर द लॉ ऑफ एजेंसी इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, which means the act of the agent is the act of the principal. तो प्रिंसिपल के बिहाफ ही तो एजेंट काम कर रहा है, तो ये मान के ही सब चलेगा कि जो एजेंट कर रहा है वो प्रिंसिपल ही किया है। तो मैक्सिम क्या है? क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, इट्स अ लैटिन मैक्सिम। इसको हम आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आंसर्स हमारा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो लॉ को लिखना, लॉ को अपने हिसाब से बोलना, इट्स ऑल अबाउट, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि अपने आंसर को हम कैसे लिखें कि ताकि वो दूसरों से अलग हो। ठीक है, अब इतना सारा जुडिशरी का एग्ज़ाम देगा तो तुमको तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा आंसर सबसे अलग हो। ठीक है, तो कुछ केस लॉस, कुछ एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, इस तरीके का लैटिन मैक्सिम जितना हो सके, जितना याद रहेगा उतना हम लिखेंगे अपने आंसर्स में। ठीक है, दिस रूल इज एक्सटेंडेड अंडर द लॉ ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज अंडर द कंपनी लॉ। In partnership law, every partner is deemed to be the agent of every other partner. ठीक है, तो पार्टनरशिप में ये होता है, हर एक एजेंट होता है हर एक के लिए।
अच्छा, इन कंपनीज एक्ट द कंपनीज आर बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स प्रोवाइडेड सच एक्ट्स आर नॉट अल्ट्रा वायरस द कंपनी हु ऑक्यूपाई इंटर alia द पोजिशन ऑफ द एजेंट। तो कंपनी में भी कंपनी के जितने सारे मेंबर्स हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स के बात सुनने के लिए मतलब बात सुनेगा। तो डायरेक्टर्स जो भी यहाँ पे डायरेक्शन देगा उसके हिसाब से कंपनी के मेंबर्स को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी के मेंबर्स भी एजेंट हुआ, ठीक है। तो अब कंपनी के मेंबर्स जो काम करेगा वो ऐसा ही मान के चलेगा कि वो डायरेक्टर्स ने ही काम किया है। तो पार्टनरशिप में भी या फिर कंपनीज लॉ में भी जो काम एजेंट के द्वारा किया जाता है उसको हम लोग मान ही लेते हैं कि वो एक्चुअली प्रिंसिपल या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स किया है, ठीक है। अब 6th नंबर हमारा जो एक्सेप्शंस है दैट इज कोवनेंट एसोसिएटेड विथ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कोवनेंट के बारे में हमने ऑलरेडी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 11 में पढ़ा था। रेस्ट्रिक्टिव कोवनेंट, ठीक है, क्या है? A person may purchase any immovable property with notice that the owner cum seller is legally bound by an agreement affecting such property towards any person or authority। मतलब कोई पर्सन एक ऐसा प्रॉपर्टी ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा कि उसको तब नोटिस था, जब उसने प्रॉपर्टी को ख़रीदा उसके पास ये नोटिस था कि इस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होता है एज अ मेंटेनेंस ये उस व्यक्ति के पास जाता है, ठीक है। ये जानते हुए भी उसने प्रॉपर्टी को ख़रीदा। तो जब इसके पास ये नोटिस है कि इससे जो इनकम जनरेट हो रहा है ये तीसरे पार्टी को जाएगा और उसके बाद भी वो अपना प्रॉपर्टी को ख़रीदा, तो जो पर्सन उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा वो भी बाउंड है कि उससे जो मेंटेनेंस हो रहा है वो उस थर्ड पार्टी को जाए। तब वो ये बात नहीं कह सकता कि मैं तो प्रॉपर्टी खरीद चुका हूँ अब मैं ये मेंटेनेंस उसको नहीं भेज सकता। उसको नोटिस है कि ऐसा मेंटेनेंस उसके पास जाता है, तो जो खरीदा है प्रॉपर्टी को वो भी बाउंड है उस मेंटेनेंस को पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति तक, ठीक है। इन सच अ केस द बायर ऑफ सच प्रॉपर्टी हैविंग नॉलेज ऑफ दैट लीगल ऑब्लिगेशन, कि वो लीगल ऑब्लिगेशन है कि ऐसा पैसा उसके पास जाता है, ये उसके पास जब वो प्रॉपर्टी को खरीदा ये नॉलेज उसके पास था, shall also be bound after purchase although he was not originally a party to the transaction which gave rise to such liability। तो जब एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगा उसका मानो 50%, उसका मानो 25% सी के पास जाएगा, ठीक है। अब ऐसे करके प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होते गया। तो जब वो प्रॉपर्टी ओरिजिनल दोनों में के बीच ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगा वो 25% जाएगा तीसरे को, ठीक है। अब मानो जो ये बात जिसको पता था उसके बाद वो प्रॉपर्टी को ख़रीदा कि ठीक है चलो इनकम जाता है, हमने प्रॉपर्टी ख़रीदा, नॉलेज है कि लीगली कि इसमें ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, इस 25% के पैसे को हमें उसको देना है। अब प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वो ये नहीं कह सकता कि हम वो नहीं देंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए तो मैं नहीं था, आई एम अ स्ट्रेंजर। तब भी उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होगा। तुम जब प्रॉपर्टी को खरीदे हो तुमको ये पता था कि इसका 25% जाता है उसको, तो तुम जब प्रॉपर्टी को खरीदे हो ये नॉलेज जानते हुए कि इसका 25% उसके पास जाता है, सी के पास जाता है मानो, तो तुमको भी इस 25% को सी को भेजना है। तुम ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब एक्चुअली में बना था तब मैं इसका पार्टी नहीं था, तो मैं एक स्ट्रेंजर हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा, तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तब तुमको भी वो 25% सी को देना है। Likewise, any right or benefit associated with the immovable property so purchased may be enforced by the buyer against some person. For example, the purchaser of the dominant heritage may enforce the easementary right annexed to it against the सर्वियंट ओनर। अब डोमिनेंट ओनर अपना राइट एनफोर्स इजमेंटरी राइट को एनफोर्स करा सकता है अगेंस्ट द सर्वियंट ओनर। आई होप ये समझ में आया। तो
अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि अपना एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है कि इसका मानो फॉर एग्जांपल 25% इनकम सी के पास जाता है, ठीक है, तो ये जो सी के पास जाएगा, इसका जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बना था तब जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है अब, वो तब पार्टी नहीं था, ठीक है। बाद में ये प्रॉपर्टी अभी जो व्यक्ति खरीद रहा है उसके पास आया है, तो जो प्रॉपर्टी अभी खरीद रहा है उसको ये नॉलेज है कि इसका 25% सी को जाएगा, तो वो खरीदने के बाद भी वो लायबल है कि उसको ये 25% इसका सी को देना है, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का ये स्ट्रेंजर था, लेकिन उसको भी 25% सी को देना है। तो जब हमारा कोवेनेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है तो उस केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द लास्ट एक्सेप्शन इज ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो डील करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। अब पार्टीज का जो ड्यूटी है कॉन्ट्रैक्ट में उसको भी पूरा करना है, उसमें भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी of contract apply नहीं होगा। According to para 2 of section 7, promises binds the representative of the promisor in case of the death of such promisors before performance unless a contrary intention appears from the nature of the contract. For example, A promises to deliver goods to B on a certain day on payment of 1,000 rupees. तो 1,000 rupees पेमेंट करने के बाद ए प्रॉमिस किया कि वो डिलीवर करेगा कुछ सामान बी को at a certain date after the payment of 1,000 rupees. A dies before that certain date, ठीक है। तो जिस दिन में वो पेमेंट होता उसके पहले ही ए मर गया। अब ए ही सारा सामान को ट्रांसफ़र करता बी को, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करने के पहले ही ए मर गया। A's representative are bound to deliver the goods to B and B is bound to pay the sum of money that is who are otherwise strangers to the contract between A and B. अब हम ऑलरेडी ये पढ़े हैं कि इन केस ऑफ डेथ अगर प्रॉमिसी को नॉलेज है कि प्रॉमिसर का डेथ हो गया है और उसके बाद भी वो एक्सेप्टेंस करता है अपना प्रॉमिस को, तो प्रॉमिसी भी बाउंड है और इधर प्रॉमिसर के एयर भी बाउंड है, लीगल एयर भी बाउंड है टू कंप्लीट दैट कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था सेक्शन 6 में कि रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब डेथ होता है प्रॉमिसर का तब क्या होता है। तो नॉलेज जब है तो दोनों पार्टी ही बाउंड है, लेकिन जब नॉलेज नहीं है कि प्रॉमिसर का डेथ हो गया है तब तो इसमें कोई भी बाउंड नहीं होगा टू कंप्लीट दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो तो ऐसे ही रिवोक हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, ए प्रॉमिस किया कि कुछ सामान वो बी को भेजेगा एट अ सर्टेन डेट ऑन द पेमेंट ऑफ 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपये के पेमेंट से वो कुछ सामान ए बी को भेजेगा किसी भी एक पर्टिकुलर दिन में। तो उस पर्टिकुलर दिन आने से पहले ही ए मर गया, ठीक है, ए मर गया। अब ए का जो लीगल एयर्स है वो बाउंड है कि ए जो वादा किया था वो पूरा करेगा, इधर बी भी जो वादा किया कि वो 1,000 रुपये देगा और वो वादा बी को भी पूरा करना है, ठीक है। सेकेंड इलस्ट्रेशंस, ए प्रॉमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी बाय अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस। ए प्रॉमिस किया कि हम तुम्हारे लिए पिक्चर बना देंगे उस दिन में उस पैसे से, ठीक है। मतलब एक कुछ फिक्स्ड पैसा हुआ कि मानो 1,000 रुपये में हम तुम्हारे लिए एक पिक्चर बना देंगे इस डेट में, ठीक है। तो ए डाइज बिफोर द डे, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इधर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव नॉर बाय बी। अब यहाँ पे आया हमारा ट्विस्ट। तो पहले एग्जाम्पल पे हम ये पढ़े कि ए मर गया
सामान पहुंचाना था, ए ही सामान पहुंचाता बी को। तो यहाँ पे ए का लीगल ईयर्स बाउंड हो गया। अब लीगल ईयर्स पहुंचाएगा सामान बी को, अब बी को वो पैसा देना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। मर फैमिली का वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मर गया, अब उसका जो लीगल ईयर्स है वो बाउंड है, अब वो पूरा करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, समझ में आ गया। लेकिन इस केस में क्या है, ए ने प्रॉमिस किया कि हाँ वो पिक्चर बना के देगा, लेकिन ये मर गया उस दिन पहले ही, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हुआ नहीं। और इसमें उस लीगल एयर्स को हम घसीटेंगे भी नहीं कि तुम आओ, क्योंकि ए ने ऐसा प्रॉमिस किया था तो तुम उनके लीगल एयर्स हो, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो। क्यों नहीं कर सकते? अब मानो ए ड्राइंग कैसे करते हैं ये जानता था, ए को अच्छी तरीके से पता था कि हाउ टू ड्रॉ, लेकिन ए के लीगल ईयर्स किसी को भी नहीं पता कि हाउ टू ड्रॉ। कैसे करेगा लीगल ईयर्स कंप्लीट? तो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, तब उस केस में अगर जो आदमी कंप्लीट करता या फिर जिस आदमी के परफॉर्मेंस से हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता, अगर वही मर गया तो हम कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकते। आई रिपीट, इसमें समझने वाली बात है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है किसी के पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, और उस पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होने के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट के मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करता वही मर गया या फिर वो आपको परफॉर्म नहीं कर सकता किसी भी कारण से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उनके लीगल एयर्स कंप्लीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन। अब मानो मुझे किसी कॉन्सर्ट पे गाना था, तो मैंने ऑलरेडी एडवांस में पैसा ले लिया कि हाँ चलो हम उस दिन गाना गाएंगे। अब बीच में ऐसा क्या ही हो गया कि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, तो मैंने तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, एडवांस में पैसा भी ले लिया था, तो मैं मेरे लीगल ईयर्स को नहीं बता सकती कि तुम मेरे जगह गाना गाने के लिए चले जाओ। अब उसको गाना गाना आता ही नहीं है, कैसे गाएगा? कैसे गाएगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई सिंगर है तो उसने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ हम पूजा के टाइम पे ऐसा गाना गाने के लिए आपके वहाँ जाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन गाने से पहले, पूजा आने के पहले ही उनका गला इतना ख़राब हो गया कि डॉक्टर बोला अब अभी तो गा नहीं सकेंगे। तो गला तो ख़राब हो गया, अब वो उनके लिए लीगल ईयर्स को ये नहीं बता सकता कि मेरा तो गला ख़राब हो गया अभी, तो तुम लोग जाओ मेरे जगह पे गाना गाने के लिए। पॉसिबल नहीं है। तो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, तब जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता पूरा करने के लिए, तो उस केस में हम लीगल ईयर्स को एनफोर्स नहीं करा सकते टू कंप्लीट दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है तो हम लीगल ईयर्स को बाउंड कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना है तो हम उनके लीगल ईयर्स को बाउंड नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाने के लिए। आई होप डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इंडियन लॉ का जितना सारा एक्सेप्शंस था वो अच्छी तरीके से समझ में आया। पहला एक्सेप्शंस था, आई रिपीट, ट्रस्ट प्रॉपर्टी। मैरिज सेटल सेकेंड एक्सेप्शंस था इन केस ऑफ मैरिज सेटलमेंट और अदर फैमिली सेटलमेंट। थर्ड था एक्नॉलेजमेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टॉपल। फोर्थ था ट्रांसफर ऑफ rights, that is assignment of the rights to third party. Fifth exceptions था हम पढ़े contract made by agent. Sixth हम पढ़े जब covenants associated with an immovable property. And seventh पढ़े कि जहाँ parties का obligation है to a contract, that's section 37, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे पर्सनल क्वालिफिकेशन में जो काम हो रहा है उसमें उसी पार्टी का दायित्व है कि वो पूरा करेगा, ठीक है। अब किसी को गाना अच्छा गाना आता है, खाना अच्छा बनाना आता है, ड्राइंग अच्छा बनाना आता है, तो वो सिर्फ उसी का क्वालिटी है, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। आई होप पूरा जो एक्सेप्शंस है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब
फिर भी अगर किसी को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर से ये समझाऊँ, ठीक है। और मैं जितना सारा क्वेश्चंस पूछती हूँ क्लास में, प्लीज़ उसका आप आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इंग्लिश लॉ में हमने कितने एक्सेप्शंस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पढ़े थे और वो क्या क्या है। प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। हम देखेंगे कि किनको याद है और किनको नहीं है, ठीक है। ये तो रहा पूरा एक्सेप्शंस का बात। अब हमने पहले एक दिन कंसिडरेशन पढ़ते हुए ये पढ़ा था कि जहाँ हमारा कंसिडरेशन नहीं है वहाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या है, ये इसमें भी बहुत सारा एक्सेप्शंस है कि कब हमारा कंसिडरेशन नहीं लगता है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए और कब हमारा कंसिडरेशन लगता है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। तो जनरल रूल है कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट है। अब कब कब एक्सेप्शंस इसका है वो हम पढ़ेंगे कि कब विदाउट कंसिडरेशन हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 8, अब आप लोग बताएंगे कि सेक्शन 2 क्लॉज 8 में बताया क्या है, किसका डेफिनेशन है, ठीक है। क्या बताता है, एन एग्रीमेंट अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, गलती से हम भी बोल दिए। वाइल सेक्शन 2 क्लॉज जी ये बताता है कि एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। तो जो लॉ के द्वारा नॉट एनफोर्सिएबल है वो हमारा वॉइड है। ये हमने ऑलरेडी पहले की क्लास में पढ़ लिया था कि वॉइड एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड ऑल दैट, ठीक है। डेफिनेशंस आई होप आप अब तक तो क्लियर हो जाएगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एसेंशियल्स, कि एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस है या फिर किस किस फैक्टर्स का होना आवश्यक है, दैट वी हैव ऑल्सो कंप्लीट इन आवर अर्लियर क्लासेस वेरी एलाबोरेटली, ठीक है। इलस्ट्रेशंस के साथ हमने बहुत एलाबोरेटली उसको कंप्लीट किया था। अब फिर से एक क्वेश्चन आई एम गिविंग यू कि वो कौन सा सेक्शन है जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होना इम्पॉर्टेंट है, वो मेंशन कहाँ किया गया है, ठीक है। सेक्शन नंबर आप लोग हमको बताएंगे इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। नाउ इन जनरल law enforces only those promises which amongst other things are made for consideration। तो law enforce उसी को करता है जो consideration के लिए बना है। This general rule is embodied in section 25 which expressly declares that an agreement made without consideration is void। तो section 25 का general rule ये है कि जो भी agreement consideration के बगैर बना है वो हमारा void है। Now, under Roman law, an agreement without contract is used to be called as nudum pactum। तो रोमन लॉ में ये कहा गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंसिडरेशन से बगैर बना है तो उसको हम न्यूडम पैक्टम बोलते हैं। तो न्यूडम पैक्टम का मतलब क्या है, अ नेकेड एग्रीमेंट विथ नो कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसको भी हम आंसर्स में इंक्लूड करेंगे। न्यूडम पैक्टम का मतलब है अ नेकेड एग्रीमेंट विथ नो कंसिडरेशन, जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, वॉज अनएनफोर्सिएबल, ठीक है। दस जनरली स्पीकिंग एवरी एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन सो एज टू मेक इट एनफोर्सिएबल। तो एनफोर्सिएबल बनाने के लिए हर एग्रीमेंट को कंसिडरेशन, हर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना आवश्यक है। तो जैसे रोमन लॉ में भी बोला है कि जब कंसिडरेशन नहीं है तो वो एक नेकेड एग्रीमेंट है, वॉइड है। इंडियन लॉ में भी ऐसा बोला गया है, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है। लेकिन सेक्शन 25 उसके साथ कुछ एक्सेप्शंस भी बताता है कि कब हम कंसिडरेशन के बगैर एग्रीमेंट को बना सकते हैं। हर चीज़ का एग्रीमेंट एक्सेप्शंस है, जैसे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग ऑलरेडी एक्सेप्शंस पढ़ के आए, तो इसका एक्सेप्शंस आप हम पढ़ेंगे कि कब हमारा एक कंसिडरेशन के बगैर एग्रीमेंट वैलिड होता है। तो पहला एक्सेप्शंस है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जिसको पढ़ेंगे हम सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 के साथ,
क्या बोलता है? द एसेंस ऑफ द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑन प्रॉपर analysis and interpretation reveals the following ingredients. An agreement is expressed in writing and duly registered under the law for the time being in force of the for the registration of documents and is made on accounts of natural love and affection between the parties and who stand in a near relation to each other. Such an agreement is enforceable without consideration. तो इसमें 3 consequences है. जब हमारा एक एग्रीमेंट इन राइटिंग होगा, ड्यूली रजिस्टर्ड होगा, मेड ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा, and made by the person who stand in a near relation to each other. क्या क्या 3 consequences है, फिर से हम पढ़ेंगे. जब हमारा एग्रीमेंट इन राइटिंग होगा, ड्यूली रजिस्टर्ड होगा, और इसके बनाने का कारण है फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एंड जिसने इस एग्रीमेंट को बनाया है तो उन दोनों के बीच जो रिश्ता है वो एक नियर रिलेशन का रिश्ता है. ठीक है. अब ये 3 चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा कि जब हमारा एग्रीमेंट एक राइटिंग एग्रीमेंट होगा, ड्यूली स्टैम्प्ड होगा वो एग्रीमेंट, और वो लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के द्वारा बनाया गया है, और जो व्यक्ति मतलब द पार्टीज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंड इन अ नियर रिलेशन. तो इसमें नियर रिलेशन का मतलब कहाँ कुछ भी नहीं दिया, हैज़ नॉट बीन गिवन एनी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है. बट फ्रॉम वेरियस जुडिशियल डिसीजंस एंड इंटरप्रिटेशंस हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली नियर रिलेशन में आता क्या क्या है. एक तो ब्लड रिलेशन आएगा, रिलेशन अराइजिंग थ्रू मैरिज आएगा, एंड रिलेशन थ्रू एडॉप्शन आएगा. तो वेरियस जुडिशियल डिसीजंस एंड इंटरप्रिटेशन से हमें ये पता चलता है कि नियर रिलेशन का मतलब एक्चुअली क्या है, या फिर नियर रिलेशन पे इंक्लूड किसको किया गया है. ऐसे कहीं पे भी नियर रिलेशन का कोई मतलब नहीं दिया गया है. तो वेरियस डिसीजंस एंड इंटरप्रिटेशन से हमें पता चलता है कि नियर रिलेशन में हम ब्लड रिलेशन को इंक्लूड करेंगे, रिलेशन थ्रू मैरिज हम इंक्लूड करेंगे, एंड रिलेशन थ्रू एडॉप्शन हम इंक्लूड करेंगे. तो नियर रिलेशन से हम इन तीनों रिलेशन को इंक्लूड करेंगे. ठीक है. तो आई होप एक्सेप्शंस 1 हमें समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया है कि एक्चुअली ये बताना क्या चाहता है. तो इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट, इसको हम कंसिडरेशन के बगैर बना सकते हैं जब हमारा एग्रीमेंट राइटिंग पे होगा, ड्यूली रजिस्टर्ड भी होगा, और वो बनाया गया है बाय नेचुरल लव एंड अफेक्शन के द्वारा, एंड बिटवीन द पार्टीज हु स्टैंड इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर. ठीक है. दोनों पार्टी ही नियर रिलेशन का है. नेचुरल लव एंड अफेक्शन के दौरान इस एग्रीमेंट को बनाया गया है, और उस एग्रीमेंट को राइटिंग बनाया गया है, एंड ड्यूली रजिस्टर्ड बनाया गया है. तो अगर ये सब कुछ फुलफिल करता है तो उस एग्रीमेंट पे कंसिडरेशन ना होने से भी कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है, और वो हमारा वैलिड होगा. ठीक है. अब नियर रिलेशन में हम लोग इंक्लूड करते हैं ब्लड रिलेशन को, रिलेशन थ्रू मैरिज को, एंड रिलेशन थ्रू एडॉप्शन को. ठीक है. आई होप हमारा पहला एक्सेप्शंस क्लियर हो गया कि ऐसे एग्रीमेंट पे हम अपने कंसिडरेशन को नहीं यूज़ करते. ठीक है. कंसिडरेशन ना होने से भी इस एग्रीमेंट वैलिड होगा. ठीक है. अगर वो राइटिंग में होगा, ड्यूली रजिस्टर्ड होगा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए बना होगा, एंड नियर रिलेशन इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब सेकेंड एक्सेप्शंस क्या है? कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, जिसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 के साथ. Section 25 subsection 2 states that a promise to compensate signifying subsequent promise wholly or in part a person
who has already passed voluntarily done for the promisor something which the promisor legally compellable to do is enforceable even though it is without any present consideration. जैसे पास्ट कंसिडरेशन में हमने ऑलरेडी ये पढ़ा था कि सभी पास्ट कंसिडरेशन को इंडियन लॉ नहीं मानता। तो किस किस पास्ट कंसिडरेशन को इंडियन लॉ मानता है? तो वैसे पास्ट कंसिडरेशन को इंडियन लॉ एक्चुअली मानता है जो कि ना प्रॉमिसर के डिज़ायर पे हुआ है, ना कि ऐसे ही वॉल्यूंटरीली हुआ है। ठीक उसी प्रकार मानो कोई काम ऑलरेडी प्रॉमिसर के लिए कोई किया है, ठीक है, तो पहले काम ऑलरेडी हो गया है, अब उसके लिए प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया कि मैं उस काम के लिए इतना पैसा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉमिसर का पर्स खो गया है, तो प्रॉमिसर ने तब कुछ नहीं बोला किसी को कि मेरा पर्स ढूंढ दो, तो किसी ने प्रॉमिसर का पर्स मतलब खोया हुआ पर्स को ढूंढ दिया और प्रॉमिसर को रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने के बाद प्रॉमिसर को लगा कि नहीं, उसने मेरा पर्स ढूंढ दिया है, तो अब मैं उसको 500 रुपये दूंगा। तो ये मतलब काम तो पहले ही हो गया, पर्स तो ढूंढना तो पहले ही हो गया, उसके बाद प्रॉमिसर ने उस 500 रुपये जो है वो जो ढूंढ दिया है पर्स को उसको देगा। तो ये हमारा वैलिड है। एंड सेकेंड, ऐसा काम जो प्रॉमिसर लीगली कंपेलेबल है करने के लिए, अगर वो भी ऐसा काम प्रॉमिसर करता है तो तब भी हमारा एग्रीमेंट वैलिड होगा कि अब हम प्रेजेंट कंसिडरेशन ना देते हुए भी। ठीक है, आई रिपीट, हु हैज़ ऑलरेडी वॉल्यूंटरीली डन फॉर द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर के लिए जब पहले ही कोई किसी काम किया है, या फिर समथिंग विच द प्रॉमिसर लीगली कंपेलेबल टू, और ऐसा काम जो प्रॉमिसर खुद बाउंड है करने के लिए, तो इन केस में हमको प्रेजेंट कंसिडरेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आया। एग्जाम्पल के साथ फिर से समझते हैं। ए सपोर्ट्स बीज इन्फेंट्स सन, ए बी के इन्फेंट मतलब जो अभी 18 साल नहीं हुआ है, छोटे बच्चे को, बी के छोटे बच्चे को ए देखभाल करता है। अब इसके लिए बी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको हर महीना ऐसे पैसा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वाइट सेक्शन 25(2). अब बी के बेटे को ए देख रहा है तो ऑब्वियसली बी को पैसा देना है, पैसे के बगैर क्यों देखेगा? तो इसमें पैसा जो देगा ए को बी, तो यहाँ पे भी बाउंड है पैसा देने के लिए। ऑब्वियसली बात है ना, पैसा बाउंड है। अब मेरे घर में कोई काम कर रहा है तो उसके लिए तो मैं बाउंड हूँ कि मैं उसको पैसा दूंगा। वो पैसे के बगैर मेरे घर में काम क्यों करेगा? ऐसे ही काम करेगा। हम किसी के लिए तो काम नहीं करते पैसे के बगैर, तो वही मेरे घर में आके पैसे के बगैर काम क्यों करेगा? ऑब्वियसली बात है। तो जब प्रॉमिसर कुछ काम करने के लिए बाउंड है, या फिर प्रॉमिसर के लिए पहले ही कोई किसी काम किया है, तो तब इन दोनों केस में ही प्रेजेंट कंसिडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे खोया हुआ पर्स पहले ही उसने ढूंढ दिया था, काम हो गया, उसके बाद प्रॉमिसर ने उसको प्रॉमिस किया कि नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, तो ये हमारा कंसिडरेशन है। ठीक है, काम पहले हो गया तो इसके बाद हमारा कंसिडरेशन आया, तो ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारे कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब थर्ड नंबर क्या है? प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट, मतलब ऐसा प्रॉमिस किया कि डेट जो था उसको 3 महीने में चुकाना था, लेकिन 3 महीना चला गया, चुका नहीं पाया। अब वो चौथे महीने में ऐसा प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ, मैं तो पैसा नहीं दे पाया, तो अब मैं उसको दे दूंगा, पैसा कंप्लीट कर दूंगा उसको। तो इस तरीके का प्रॉमिस भी विदाउट एनी कंसिडरेशन है।
तो मेरा तो काम पहले था कि मैं उसको पैसा दे दूँ, लेकिन मैं किसी भी कारण से पैसा दे नहीं पाया। लेकिन मैं बाद में प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हाँ मैं पैसा दे दूँगा, तो अभी मेरे तरफ से कुछ पैसा नहीं जा रहा है, मैंने सिर्फ प्रॉमिस किया है। तो ये भी वैलिड है कि इस तरीके से भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है। A date is said to be time barred when the suit to recover the debt has not been instituted in the court within the period prescribed in the schedule to the Limitation Act, that is 3 years. हम लोग लिमिटेशन एक्ट में पढ़ते हैं कि कौन से केस में हमें कितने टाइम मिलता है, उसमें हमें केस फाइल करना है, अदरवाइज़ हमारे पास वो राइट नहीं रहेगा कि हम केस फाइल करें। हम पढ़े हैं, फिर से हम जब पढ़ाएंगे तो हम डिटेल्स में ये बोलेंगे। तो लिमिटेशन एक्ट से हमें ये पता चलता है कि एक टाइम बार्ड डेट तब टाइम बार्ड होगा जब हमारे पास वो राइट नहीं रहेगा कि हम वो पैसा अपने वापस अपने ले लें। तो वो है हमारा 3 साल। तो 3 साल के अंदर हमें केस फाइल करके पैसा को लेना है। अगर हम लोग ले नहीं सके तो वो हमारा टाइम बार्ड डेट हो जाएगा। ठीक है। तो a date which is barred by limitation cannot be recovered by the creditor। तो एक बार जब वो 3 साल हो गया तो क्रेडिटर के पास अब राइट नहीं है कि वो अपना डेट को भरपाई करे। मतलब मानो ए ने ऑलरेडी बी को पैसा दिया था, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है बी वो पैसा ए को चुकाएगा, लेकिन कुछ भी कारण से बी चुका नहीं पाया। अब ए के पास 3 साल है कि वो 3 साल के बीच, अब वो टाइम है कि कहाँ से कहाँ 3 साल होगा। तो एज अ जनरल रूल 3 साल के अंदर उसको ए को केस करना है कि ताकि बी उसका पैसा दे दे। अब ए 3 साल में केस नहीं कर पाया तो ए के पास अभी वो राइट नहीं रहेगा कि वो फिर से केस करे और बी से अपना पैसा ले। ठीक है, यही था वो बात। In other words, he loses his remedy from court of law। उसके पास से वो राइट चला गया, अब वो पैसा वापस नहीं ले सकता। This in a sense signify that the debtor cannot now be compelled by the court to pay his debt। अब कोर्ट उसको बाउंड नहीं करेगा पे करने के लिए कि हाँ तुम तो पैसा देने वाले थे, अब तुम दिए नहीं हो, अब तुम दो। नहीं, कोर्ट भी बाउंड नहीं कर सकता, क्योंकि सफिशिएंट टाइम तो क्रेडिटर को दिया था कि तुम्हारे पास 3 साल है, अब तुम 3 साल में केस फाइल करो और पैसे लो। अब तुम 3 साल में भी केस फाइल नहीं कर पाए तो इसमें हम क्या करें। However, 25 subsection 3 forms an exceptions to the rule no consideration, no contract. When the debtor promises to pay wholly or in part a time barred debt, the promise must be in writing and signed by the debtor cum promisor or by his duly authorized agent. There must be an expressed promise to pay a time barred debt rather than a mere acknowledgement of the debt. The debt must be a certain or definite sum of money. The debt must be such of the which creditor might have enforced payment but for the law of limitation। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, फिर हम उसको समझाएंगे कि वो एक्चुअली इतना सारा पॉइंट किया है। डी डेटर है, ओज सी यहाँ पे क्रेडिटर है 10,000 रुपीज़। तो सी 10,000 रुपये दिया डी को, बट द डेट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट 1963। अब टाइम बार्ड हो गया डेट। डी साइंस a written promise to pay 5,000 to C in full and final settlement of debt. This is a contract which is legally enforceable under section 25 subsection 3। अब ये एग्जाम्पल पढ़ के आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो C 10,000 रुपये डी को दिया। अब डी को ये बाउंड है कि डी वो 10,000 रुपये सी को वापस करेगा, लेकिन डी वापस कर नहीं पाया। सी के पास से भी वो राइट चला गया कि सी भी कोर्ट पे केस करे और वो पैसा डी से वापस ले। टाइम बार्ड हो गया। अब अगर डी ऐसा लिख के प्रॉमिस करता है और उसके ऊपर अगर सी भी साइन करता है, क्या प्रॉमिस करता है डी कि मैं
10,000 रुपये तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन 5,000 रुपये फुल पेमेंट करके तुमको अपना कर्जा जो है वो चुका दूँगा। और सी उसके ऊपर साइन कर देता है कि ठीक है तुम 5,000 रुपये दो। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना ये तो सिर्फ डी के तरफ से बना, ए को, ए तो कुछ काम किया नहीं, मतलब ए तो कुछ कंसिडरेशन दिया नहीं, तो ये हमारा एक तरफा हुआ, मतलब डी से सी तक किया, सी तो कुछ यहाँ पे किया नहीं, तो ये विदाउट कंसिडरेशन है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स करा सकते हैं अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3। हमारा यही बात बोलता है कि जब एक टाइम बार्ड डेट है, टाइम बार्ड डेट होने के बाद अगर डेटर राइटिंग पे ये एक्नॉलेज करता है कि मैं इतना अमाउंट फुल पेमेंट करूँगा या फिर पार्ट पेमेंट करूँगा, कुछ भी तरीके से मैं पे करूँगा, और उसके ऊपर अगर क्रेडिटर जो है वो अपना सहमति दे दे बाय सिग्नेचर, तो तब वो विदाउट कंसिडरेशन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होगा। आई रिपीट, जब हमारा एक टाइम बार्ड डेट है और उसके ऊपर डेटर ने राइटिंग पे एक्नॉलेज किया कि हाँ मैं पार्टली या फिर फुल्ली जो अमाउंट है उसको मैं पे कर दूंगा, और उसके ऊपर क्रेडिटर जो है वो अपना सहमति दे दिया बाय साइनिंग दैट पार्ट, तो इसके बाद से कंसिडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है इस एग्रीमेंट पे, और ये हमारा एनफोर्सिएबल होगा अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 सबसेक्शन 3। तो हमारा क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो पहले बात तो डेट हमारा टाइम बार्ड डेट होना चाहिए जिसका एक सर्टेन वैल्यू होगा। ऐसा नहीं कि हम कितने रुपए का डेट है यही नहीं पता, कि 10,000 का डेट है कि 5,000 का डेट है, नहीं, एक सर्टेन अमाउंट का डेट होगा एंड टाइम बार्ड होगा, ठीक है। उसके ऊपर से प्रॉमिस सी, मतलब डेटर राइटिंग पे वो एक्नॉलेज करेगा, बाय राइटिंग होगा वो, एंड क्रेडिटर भी ये एनफोर्स करेगा पेमेंट, मतलब सहमति देगा कि हाँ ठीक है तुम पे कर दो। तब इन दैट केस हमारा विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड होगा, ठीक है। तो ये 3 एक्सेप्शंस आई होप सभी को क्लियरली समझ में आया। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई डेफिनेटली मैं नेक्स्ट क्लास में इसको समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन इसके बाद फिर भी बहुत सारा एक्सेप्शंस है, तो अगर एक क्लास में हम लोग कंप्लीट करना चाहे इतना सारा तो कंप्लीट होगा नहीं, बहुत लंबा खींचेगा क्लास, तो फिर से बोरिंग लगेगा। तो फिर ये बाकी का एक्सेप्शंस हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद हमारा कंसिडरेशन चैप्टर ख़त्म होगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़, ठीक है, एक और नया टॉपिक, ठीक है। तो हमने 3 एक्सेप्शंस पढ़ा। एक, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट या फिर जब हमारा एग्रीमेंट हो रहा है इन राइटिंग, ड्यूली रजिस्टर्ड, इन द नेचर ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड इन अ नियर रिलेशन, ये हमारा पहला एक्सेप्शन है, तो उस केस में हमारा कंसिडरेशन नहीं लगेगा। सेकंड हम पढ़े क्या, इन केस ऑफ पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। थर्ड हम पढ़े क्या, टाइम बार्ड डेट के केस में, अगर प्रॉमिस सी मतलब डेटर अगर टाइम बार्ड डेट के लिए राइटिंग पे इन राइटिंग अगर ये बात एक्नॉलेज करता है कि हाँ मैं इसका पेमेंट फुल्ली या फिर पार्टली कर दूंगा, और उसके ऊपर अगर क्रेडिटर ने सहमति दे देता है कि हाँ ठीक है, और वो जो डेट है उसका एक सर्टेन अमाउंट है, ऐसा नहीं अनसर्टेन है, तो सर्टेन अमाउंट है, तो उस केस में भी हमारा कंसिडरेशन नहीं लगता है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन ये हम एनफोर्स करा सकते हैं इन द कोर्ट, ठीक है। आई होप समझ में आया। हम फिर से इसको कल डील करते हैं। क्लास वाइंड अप करने से पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, रियली इट मोटिवेट्स मी, मैं हर बार ही बोल रही हूँ। तो और इसके बाद भी मैं जितना सारा पढ़ाई हूँ
प्लीज़ एक बार रिवीजन आप कर लेंगे तो बेटर समझ में आएगा। और अगर नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सारा। हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे क्लास को देख रहे हैं ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और प्लीज़ आंसर्स द क्वेश्चंस, मैंने जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा है इस क्लास में तो उसका भी आंसर्स आप मेरे कमेंट बॉक्स में देखेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। तो होमवर्क करना भी ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप लोग अपने तरीके से अटेंडेंस मेरे क्लास में लगा देंगे, लाइक कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे अगले वाले दिन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।